हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। और दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम लेके आए हैं दोस्तों वही जो चैप्टर हमारा चल रहा था 12th हिस्ट्री का, उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम आज इस वीडियो को लेके आए हैं। तो हमारा जो चैप्टर था दोस्तों उसका नाम था भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ये वाला दोस्तों हमारा चैप्टर आगे ये वाला चैप्टर दोस्तों हमारा चल रहा था और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में अपन दोस्तों हमने भारतीय इतिहास के वैभवपूर्ण स्थिति को जानने के लिए हमने स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था कि इसके जो स्रोत हैं वो दो प्रकार से हैं दोस्तों। नंबर एक, साहित्यिक स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। दो पढ़ाए थे दोस्तों हमने कल। नंबर एक, साहित्यिक स्रोत। दूसरा था दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों हमने इसके बारे में आपको कल बताया था, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया, साहित्यिक स्रोत दोस्तों और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों हमने पढ़ा था तीन भागों में इनको विभाजित किया था दोस्तों। धार्मिक स्रोत, दूसरा था धर्मेतर और तीसरा दोस्तों बताया था हमने वंशावली। तो इनके बारे में दोस्तों हमने धार्मिक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था और साथ में ही हम धार्मिक स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। धार्मिक स्रोतों को भी तीन भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक, ब्राह्मण साहित्य। नंबर दो, बौद्ध साहित्य। नंबर तीन, जैन साहित्य। तो दोस्तों आज हम प्रारंभ करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य में हमने पढ़ लिया था दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य, दोस्तों बौद्ध साहित्य। तो प्रश्न बनता है दोस्तों कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जैन साहित्य किसमें लिखा गया। कल मैंने प्रश्न भी पूछा था आपसे। तो दोस्तों जैन साहित्य आपको पता होगा प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। और बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ, बौद्ध साहित्य में दोस्तों सबसे प्राचीन ग्रंथ, उनका नाम है दोस्तों त्रिपिटक। क्या है दोस्तों? त्रिपिटक नाम है। ये बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इनको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, त्रिपिटकों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और दोस्तों अभिधम्म पिटक। तो दोस्तों ये भी स्रोत है
जो हमें भारतीय इतिहास के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं, जानकारी प्रदान कराते हैं दोस्तों, जिससे हमें भारत के वैभवपूर्ण अतीत का पता चलता है। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया और इस बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है दोस्तों उसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटकों की संख्या कितनी है दोस्तों, पेपरों में पूछा जाता है। तो त्रिपिटकों की संख्या दोस्तों 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और दोस्तों अभिधम्म पिटक। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया हो दोस्तों, तो इसे मैं साफ कर सकता हूँ दोस्तों, आप इसे लिख लो। उतार लिया दोस्तों? उतार नहीं पाए तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बौद्ध साहित्य के बारे में अभी अध्ययन करेंगे अपन दोस्तों। तो बौद्ध साहित्य को 3 भागों में सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटकों में बांटा गया। इसके अलावा बौद्ध साहित्य का दूसरा दोस्तों महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है, ये पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है दोस्तों कि बौद्ध साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है दोस्तों जातक ग्रंथ। और इनकी जो संख्या है दोस्तों वह दोस्तों 549। पेपर में पूछ लेता है कि बौद्ध साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है, तो वो दोस्तों कौन सा है, जातक ग्रंथ है। और इनकी संख्या दोस्तों 549 मानी जाती है। अब दोस्तों एक बात ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जातक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जातक ग्रंथों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं तथा तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों एग्जामिनर 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि जातक ग्रंथ क्या हैं। तो दोस्तों जातक ग्रंथ बौद्ध साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पहला तो दोस्तों तुमने पढ़ लिया त्रिपिटक है, इनकी संख्या 3 है। अब दोस्तों दूसरा ग्रंथ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य का ग्रंथ दोस्तों क्या है, जातक ग्रंथ है और इनकी संख्या 549 है, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं और उस समय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की बारे में ये जानकारी देते हैं और जिनका नाम है दोस्तों जातक ग्रंथ। इसके अलावा पाली भाषा में ही तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भारतीय इतिहास की जानकारी देता है, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। चौथा है दोस्तों दीपवंश और इसी में आता है महावंश। ये 2 ग्रंथ और हैं दोस्तों, दीपवंश और महावंश। अब प्रश्न आता है दोस्तों मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों मिलिंद पन्हो ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी आक्रमणकारी मीनेंडर की वार्तालाप का
उल्लेख है। तो दोस्तों ध्यान दो एक बार, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जातक, तीसरा मिलिंदपनो। मिलिंदपनो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है क्योंकि इसके बारे में प्रश्न अक्सर आता रहता है कि मिलिंदपनो में क्या लिखा हुआ है। तो मिलिंदपनो में यूनानी आक्रमण मिनेंडर और साथ में ही बौद्ध भिक्षु नागासेन के मध्य में जो वार्तालाप हुई थी उसका उल्लेख मिलता है। तीसरी बात है दोस्तों दीपवंश और महावंश। ये भी भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और इनसे भी भारतीय इतिहास की दोस्तों हमें जानकारी मिलती है। तो इनसे क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों दीपवंश और महावंश ग्रंथों में सिंहल द्वीप, कौन से द्वीप दोस्तों? सिंहल द्वीप। वर्तमान में सिंहल का नाम क्या है दोस्तों? श्रीलंका के इतिहास की जानकारी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाई मार्क्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में ही वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे आरवीएससी के जो 12th क्लास के हिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनको दोस्तों लाभ मिल सके। दोस्तों ये बात मैंने तुमको कल ही बता दी थी कि ये आरवीएससी का भले ही चैप्टर हो लेकिन ये यूपीएससी, एसएससी, पटवारी, हेडमास्टर हर कंपटीशन में, राजस्थान के किसी भी पेपर में या इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इसमें से प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं रहता है। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य का पाली भाषा का ग्रंथ था दीपवंश और महावंश और इनसे भी हमें सिंहल द्वीप या श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों बौद्ध साहित्य में, ये तो पाली भाषा के अधिकतर ग्रंथ थे। अब दोस्तों कुछ ग्रंथ बौद्ध साहित्य के ही हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में दोस्तों ग्रंथ हैं महावस्तु ग्रंथ। महावस्तु ग्रंथ एक है दोस्तों ललित विस्तार, एक है दोस्तों बुद्ध चरित या बुद्ध चरितम। ये भी तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो बौद्ध साहित्य में दोस्तों आते हैं लेकिन संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरितम। महावस्तु ग्रंथ में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? महावस्तु ग्रंथ में दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? तो वो ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? महावस्तु ग्रंथ। दूसरा है दोस्तों ललित विस्तार। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। दैवीय का दोस्तों तुम लोग जानते हो एक देवी होता है, देवी जो उसकी हम आराधना करते हैं, और एक दोस्तों वर्ड्स है दैवीय। दैवीय का मतलब है ईश्वरीय। जो ईश्वरीय शक्ति के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था दोस्तों, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ललित विस्तार ग्रंथ में मिलता है। तीसरा है दोस्तों बुद्ध चरितम। इस ग्रंथ की रचना दोस्तों किसने की थी? अश्वघोष ने। ये पेपर में बहुत आने वाला प्रश्न है और हर कंपटीशन में आपको इसका प्रश्न मिल जाता है कि बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? तो वो उसकी रचना किसने की दोस्तों? अश्वघोष ने की थी। तो दोस्तों एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है दोस्तों? त्रिपिटक है दोस्तों। इसके अलावा त्रिपिटकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3 है दोस्तों। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके अलावा दूसरा बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जातक ग्रंथ है दोस्तों, इनकी संख्या 549 है।
जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं, साथ में उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में जातक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था दोस्तों? मिलिंद पनो। इसे आप स्टार पॉइंट लगा लो दोस्तों, स्टार लगा लो दोस्तों इस पर, क्योंकि ये प्रश्न आने आ सकता है तुम्हारे पेपरों में। मिलिंद पनो ग्रंथ में क्या उल्लेख मिलता है? तो मिलिंद पनो ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी आक्रमण मीनांडेर के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट ग्रंथ थे दोस्तों दीपवंश महावंश, जिसमें सिंहल द्वीप वर्तमान में श्रीलंका का प्राचीन, अब वर्तमान में सिंहल द्वीप जो सिंहल है उसका नया नाम, वर्तमान नाम दोस्तों क्या है? श्रीलंका है। पहले इसको सिंहल के नाम से जाना जाता था। ये वही सिंहल द्वीप है जहाँ की राजकुमारी कौन थी? पद्मिनी थी। ठीक है, तो दोस्तों दीपवंश और महावंश से सिंहल द्वीप के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा संस्कृत के कुछ साहित्य लिखे हुए थे, बौद्ध साहित्य, जिनसे भी भारतीय इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें से संस्कृत भाषा का ग्रंथ था महावस्तु। कौन सा दोस्तों? महावस्तु, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है। दूसरा दोस्तों ललित विस्तार ग्रंथ, इसमें गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। ये पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ललित किस ग्रंथ में गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों वो ग्रंथ कौन सा है? ललित विस्तार है। नेक्स्ट दोस्तों ग्रंथ है बुद्ध चरितम। पेपर में पूछा जाता है कि बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों वो अश्वघोष ने की। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी समझ में क्लियर हो गया होगा। अब इसको दोस्तों आप उतार सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इसे साफ कर देता हूँ दोस्तों। कक्षा 12। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या चल रहा था? तो दोस्तों बौद्ध साहित्य हमारा क्लियर हो गया, जो जिसने हमारे भारतीय इतिहास की हमको जानकारी प्रदान की थी दोस्तों। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे जानकारी के स्रोत भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। इसमें से अब हमारा तीसरा जो धार्मिक स्रोत था दोस्तों, इसमें से 3 भागों में से विभाजित किया गया था। नंबर ब्राह्मण साहित्य, दूसरा था बौद्ध साहित्य जो अभी हमने पढ़ा है। अब तीसरे की बात करेंगे दोस्तों जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य से भी भारतीय इतिहास की हमें जानकारी मिलती है और इससे हमारे वैभवपूर्ण इतिहास के बारे में भी हमें उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो जैन साहित्य, तो दोस्तों जैन साहित्य भी भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। तो जैन साहित्य को दोस्तों क्या कहते हैं, या जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों आगम। पेपर में पूछा जाने वाला बहुत प्रश्न है कि जैन साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो वो क्या है दोस्तों? आगम। इसी के बाद अभी इससे पहले हमने पढ़ा था बौद्ध साहित्य का प्राचीन ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो बौद्ध साहित्य का प्राचीन ग्रंथ दोस्तों त्रिपिटक है। इसी प्रकार से जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों? आगम है। क्या है दोस्तों? आगम। आगम में क्या है उल्लेख मिलता है दोस्तों? देखो 12 तो इसमें अंग हैं और 12 ही दोस्तों उपांग हैं, छोटे अंग। 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र,
एक नंदी सूत्र, एक अनयोग द्वार, चार मूल सूत्र और दोस्तों 10 प्रकीर्ण मिलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही डीपली बात है कि जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों, आगम है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, एक नंदी सूत्र, एक अनयोग द्वार और 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही हम ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैन साहित्य अधिकतर किस भाषा में लिखा है। तो दोस्तों वो लिखा है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दोस्तों, प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में। बौद्ध साहित्य किस में लिखा है, पाली भाषा में। तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखा है दोस्तों, प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों, आगम है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, एक नंदी सूत्र, एक अनयोग द्वार, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण। दोस्त इनकी जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों, आगम में मिलती है। इसके अलावा आगम के अलावा कुछ और भी ग्रंथ है जो हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं दोस्तों। तो वो दोस्तों सूत्र हैं 3। नंबर 1 भगवती सूत्र, नंबर 2 कल्प सूत्र, तीसरा है आचरांग सूत्र। मस्ती के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। 12th क्लास की हिस्ट्री में कोई भी डिप्रेशन नहीं आएगा, मस्ती के साथ तुमको याद होती जाएगी, रिवाइज करते जाएंगे। मेरा दावा अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे दोस्तों तो आपके नंबर पूरे आएंगे दोस्तों। तो हमने बताया था कि जैन साहित्य दोस्तों प्राकृत भाषा में, प्रमुख ग्रंथ आगम जिसमें ये उल्लेख मिलता है, और दूसरे और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जैन साहित्य के, जिसमें सूत्र दिमाग में रखना कि सूत्र हैं 3, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचरांग सूत्र। अब दोस्तों मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं जिसको कमेंट बॉक्स में लिखना कि भगवती सूत्र में किसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको लिख के बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं तुमको बताता हूं कि जैन साहित्य के 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचरंग सूत्र। भगवती सूत्र में दोस्तों क्या मिलता है तुम्हें पता होगा, प्राचीन काल में, चलो मैं ही बता देता हूं, प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। इसका उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है तो दोस्तों कौन सा है, भगवती सूत्र। और मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब देना है दोस्तों। तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कल्प सूत्र में जैन साहित्य के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, आचरंग सूत्र में जैन साधुओं व राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक ग्रंथ और है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन, इसमें भी बौद्ध जो राजा हुए थे, बौद्ध साहित्य था, जैन साहित्य था, इसके बारे में परिशिष्ट पर्वन में भी उल्लेख मिलता है। साथ में ही जैन साधुओं और राजाओं के आचार व्यवहार का उल्लेख किसमें मिलता है, आचरंग सूत्र में मिलता है। जैन साधुओं के आचार व्यवहार का, उस समय के राजाओं का व्यवहार कैसा था, उसका उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों, आचरंग सूत्र में मिलता है। परिशिष्ट पर्वन में बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों ग्रंथ है भद्रबाहु चरित। तो दोस्तों भद्रबाहु चरित्र के बारे में बताओ, भद्रबाहु कौन थे। तो भद्रबाहु दोस्तों मैं तुम्हें बता देता हूं, ये वही भद्रबाहु थे जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। किसने दोस्तों, भद्रबाहु ने। और
इन्हीं पर आधारित एक ग्रंथ लिखा हुआ है दोस्तों भद्रबाहु चरित, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य व भद्रबाहु के मध्य जानकारी मिलती है, के मध्य वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जैन साहित्य क्लियर हो गया होगा। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा, प्रमुख ग्रंथ आगम, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनियोग द्वार, 4 मूल सूत्र और 10 प्रकीर्ण। इसके अलावा दूसरा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हमने ट्रिक में दिमाग रखना सूत्र से। सूत्र में 3 है, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचरांग सूत्र। इसके अलावा 2 ग्रंथ और थे दोस्तों, परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों इसके बारे में आप अपने कमेंट, हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें दोस्तों। और यहाँ तक आपकी समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या साथ दोस्तों हो सके तो आप कॉपी में भी इसको नोट करते जाएं दोस्तों। धन्यवाद।